हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। आज हम लेकर आए हैं केंद्रीय विद्यालय की 5 महत्वपूर्ण खूबियां, 5 मेन क्वालिटीज ऑफ केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पर हम आज 5 उन महत्वपूर्ण बातों को, उन मेन क्वालिटीज को जानेंगे, समझेंगे जो इन्हें दूसरे स्कूल से यानी प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं या जो राज्य सरकार के विद्यालय हैं उनसे अलग करती हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो केंद्रीय विद्यालय पब्लिक के अंदर हाई डिमांड पर होते हैं? आखिर वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसको लेकर सभी पेरेंट्स इतने उत्साहित रहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन इस केंद्रीय विद्यालय में हो जाए? तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं 5 मेन क्वालिटीज ऑफ केंद्रीय विद्यालय। 5 मुख्य विशेषताओं को बताने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित जो है उसके बारे में बता दें, यानी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता दें। तो केंद्रीय विद्यालय जो थे वो 1963 में स्थापित किए गए और प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में केवल 20 स्कूल खोले गए थे। और आप देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी उनका ये लोगो है। बाद में इस लोगो को भी इन्होंने बदला और दूसरे लोगो पर आ गए। प्रारंभ में इन स्कूलों का जो नाम था वो सेंट्रल स्कूल नाम था। ठीक है, क्या नाम था इनका? सेंट्रल स्कूल नाम था। और जिसे बाद का मतलब 1965 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। हिंदी में भी अगर आप देखें तो सेंट्रल स्कूल को बोलेंगे केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, और अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी स्थापना की गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। वैसे ये केंद्र सरकार के जो स्थानांतरणी यानी ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले कर्मचारी थे, जिसमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी शामिल हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखकर इनकी स्थापना की गई थी। क्योंकि पेरेंट का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता था, तो उनके बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी, उसको ध्यान में रखकर इन 20 स्कूलों को शुरू किया गया था। ये स्कूल इतनी सुविधाओं से लैस किए गए, इतनी अच्छी तरह से इनको चलाया गया कि इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और आज अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज जो समय चल रहा है उसमें इस प्रकार का इनका लोगो है। लोगो भी बदल चुका है और नाम भी आपने देख लिया बदलकर केंद्रीय विद्यालय हो चुका है। और कुल विद्यालयों की संख्या हो चुकी है 1248, जिसमें से 1245 यानी 1245 विद्यालय हमारे भारत में चल रहे हैं यानी इंडिया में, और जो 3 स्कूल हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, भारत के बाहर हैं, जिसमें एक है हमारा काठमांडू नेपाल और दूसरा है मॉस्को यानी रसिया, और एक है हमारा तेहरान। ठीक है, ये 3 स्कूल हमारे विद्यालय जो हैं भारत के बाहर चलाए जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो ऐसी 5 खूबियां कौन सी हैं जो इन विद्यालयों को दूसरे यानी अन्य विद्यालय जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनसे अलग करती हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली इनकी जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो है गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। तो ये जो विद्यालय होते हैं आपको बता दें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में रहते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं MHRD। ठीक है, MHRD जो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, यानी भारत सरकार से गवर्न होते हैं। इसमें 75% कंट्रोलिंग जो है वो हमारे केंद्र सरकार की होती है, या यूं कहें कि 75% जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इस पे जो लागू किए जाते हैं वो 75% पूरी तरह से केंद्र सरकार के जो रूल्स होते हैं वो लागू होते हैं। और चूंकि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है तो इनके जो 25% बच जाता है, ये थोड़ा सा संगठन को ध्यान में रखते हुए इसको और अधिक उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी प्रदान करने के लिए KVS अपने रूल्स बनाता है। तो इनका जो कंट्रोलिंग है, गवर्निंग है, ये हमारे MHRD से
गवर्न होते हैं। ये विद्यालय पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में कह सकते हैं आप आते हैं, और वहाँ से ही रूल्स रेगुलेशंस जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये है जो पहली क्वालिटी। नंबर 2, क्वालिटी एजुकेशन, यानी इन विद्यालयों की जो दूसरी विशेषता है, ये अपने क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। इनके 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम होता है, जो CBSE परीक्षा कराती है, 100% रिजल्ट देते हैं। अब आपको आगे बताएं कि पूरे भारत में समान गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र नॉन रेजिडेंशियल विद्यालय है। इनमें पढ़ाई जाने वाली किताबें NCERT द्वारा तैयार की जाती हैं और ये CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये ICSE से चलते हैं या CBSE से, तो ये CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगा आपको आगे भी बता दें कि जो इसमें शिक्षकों का चयन किया जाता है, जो इसमें टीचर्स रिक्रूटमेंट होता है, उनका एग्ज़ाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया पर होता है, ऑल ओवर। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एक मतलब लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें जो शिक्षक का चयन होता है, तो शिक्षक भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अब अगर इतने इम्पॉर्टेंट, इतने क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होंगे तो जो एजुकेशन होगी आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल पे होगी। इन विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं वो दूसरे विद्यालयों के कंपैरेटिवली में हाईली क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ऑल ओवर इंडिया पर एग्ज़ाम, यानी पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, सीटेट के बाद KVS अपना एग्ज़ाम कराता है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनका इंटरव्यू कराया जाता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। इसी वजह से हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान की जाती है। तो आइए चलते हैं इसके हम जो तीसरा जो पॉइंट है उस पर। केंद्रीय विद्यालयों की जो तीसरी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं मेन कह सकते हैं, जो विशेषताएं हैं वो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मूलभूत सुविधाएं। तो आइए इनके बारे में बताते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपको बता दें कि जो प्रारंभ में, यानी हम पहले की बात करें तो प्राचीन काल में लोग गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे, गुरु के आश्रम में पढ़ाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बदल गईं और शिक्षा का स्वरूप बदल गया, तो इनमें भी बदलाव आता चला गया। तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ कह सकते हैं, वो देखिए, जैसे सबसे पहला तो हो गया लैब की प्रदान की जाती है। दूसरा, हर विद्यालय में एक हमारी लाइब्रेरी होती है जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों को क्लासरूम के बाहर की शिक्षा लेने के लिए। तीसरा है जो इसमें गेम्स इवेंट होते हैं, यानी गेम्स के बारे में है, वो फैसिलिटी भी दी जाती है। अब आगे और बात करें तो इनका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड भी चीज़ें इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो बिल्डिंग है, अगर आप उसे देखेंगे तो ये बहुत ही ग्रैंड होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी 2-3 कमरे बना लिए और उससे केंद्रीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग ही इनकी इतनी ग्रैंड होती है कि जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये काफ़ी अच्छे होंगे। आपको बताएं इनकी जो लैंडिंग होती है वो करीब 5 से लेके 15 एकड़ तक होती है, यानी 5 से लेके 15 एकड़ में इन विद्यालयों का निर्माण किया जाता है। वैसे सुविधाएं और भी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, यानी हम यूँ कहें कि इसमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं बच्चों को। आजकल स्मार्ट क्लास भी चल रहा है, उसकी भी सुविधा इसमें उपलब्ध हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं, जो इनका चौथा इम्पॉर्टेंट यानी मेन जो विशेषता है, जो बहुत ही खास होने वाला है, आइए देखते हैं वो क्या है। केंद्रीय विद्यालयों की जो चौथी विशेषता है इनका फीस स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर जो शिक्षा का शुल्क लिया जाता है वो देखिए, आपको बता दें कि ये ना के बराबर है। जैसे आप देखिए इनका जो एडमिशन फ़ीस है वो केवल और केवल 25 रुपये है, 25 रुपये है। एक बार फिर से सुनिए, जो एडमिशन फ़ीस है वो केवल और केवल 25 रुपीज़ है। अगर आप इस लेवल की, इस क्वालिटी की, इतने
ग्रैंड बिल्डिंग वाले प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ कम से कम 5,000 रुपये होगी, अदरवाइज़ 20,000, 30,000, 35,000 जो भी वो ले लें, 50 हज़ार रुपये तक केवल एडमिशन फ़ीस होती है। और री एडमिशन फ़ीस देखिए, अगर आप किसी वजह से आप नाम कट गया या आपको री एडमिशन फ़ीस देना पड़ा तो वो केवल और केवल 100 रुपये है। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, ये केंद्र सरकार के अंडर में चलाए जाते हैं, MHRD के अंडर में आते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहीं से बनते हैं। तो इस वजह से इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत सस्ता एक टाइप से है, बहुत कम है। ठीक है, कुल मिला के आप इसमें देखिए 9th की जो बॉयज़ की ट्यूशन फ़ीस है, यहाँ पर प्राइमरी में कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, तो 200 रुपये है, और उसके बाद 11 और 12th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की 300 रुपये है। क्लास 11 और 12 में जो साइंस के बच्चे हैं उनकी 400 रुपये है। कंप्यूटर के नाम से 100 रुपये लगता है, वो भी क्लास 3rd से ऊपर के लिए लगता है। और कंप्यूटर साइंस जो बच्चे इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं +2 में, उनकी 150 रुपये अलग से फ़ीस लग जाती है। अब अगर एक नॉर्मल बात करें, 3 महीने की फ़ीस की बात करें, तो जो क्लास 1 से लेकर 5 तक है, जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं यानी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उनमें करीब ये लगता है 1500 रुपये 3 महीने की। क्वार्टरली ही यहाँ फ़ीस जमा होती है। अब अगर हम बात करें 6 से लेकर 9-10 तक के बच्चों की, तो 6 to 10 की बात करें तो ये करीब लगती है यहाँ पर 1800 से लेके 2400 रुपये की। कुछ बच्चों की 1800 लगती है और कुछ लोगों की 2400 रुपये लगती है। उसमें SC ST वाला कुछ होता है, गर्ल्स के लिए कुछ छूट भी होती है। अब अगर बात करें हम 11-12 की, तो ये करीब करीब लगती है 3 महीने की फ़ीस 2700 रुपये के आसपास जमा होती है। अगर 2700 से कम भी हो सकती है, 2400 के आसपास भी हो सकती है। अगर वो नॉन साइंस वाला है तो 500 रुपये उसकी VVN हो जाएगी, और 300 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, जो ट्यूशन फ़ीस है। 5-3 800 हो गए, और 100 रुपये अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के हो गए, 900 रुपये हो गए। सो 9×3 = 27। इतनी कम फीस में आपको इतनी हाई क्वालिटी का स्कूल मिल रहा है। इसी वजह से ये पब्लिक में या पेरेंट्स में या हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। वो कहीं भी केंद्रीय विद्यालय बना हो, चाहे वो यूपी हो या फिर भारत के किसी अन्य स्टेट में हो, सब जगह यही फ़ीस लगती है। ठीक है, तो ये है इनकी चौथी क्वालिटी। क्वालिटी तो इनकी बहुत है, लेकिन हमने इनको 5 क्वालिटी के अंदर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऐसी क्या ख़ास वजह है। तो आइए चलते हैं जो इनका 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो ख़ास बात है वो है एडमिशन। भाई आपने ऊपर सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन आपको एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। तो आइए आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताएं कि इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो क्लास 1 में होता है, सबसे ज़्यादा क्लास 1st में होता है, और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। किसी टाइप का कोई यहाँ पर शोर सिफारिश जुगाड़ कुछ भी नहीं लगता है, और ये ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, और ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट होती है, सभी स्कूलों में भेज दी जाती है। इसकी मुख्य वजह यही है कि इतने सस्ते में इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए ये हाई डिमांड पर होते हैं। तो एडमिशन में गवर्नमेंट ने या जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उन्होंने बहुत सख्ती कर रखी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये एडमिशन काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जो उस रूल्स में फिट होते हैं उन्हीं को मिलता है। अब अगर क्लास 2, 3, 4 इनमें वैकेंसी होती तो एडमिशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। इसके बाद जो एडमिशन होता है वो क्लास 9 में होता है। यहाँ भी वही बात है, अगर वैकेंसी बचेगी तभी होगा। और जो दोबारा एक और एडमिशन होता है वो होता है क्लास 11 में। तो इन 3 क्लासेस में एडमिशन होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हर साल एडमिशन जो होते हैं वो क्लास 1 में होते हैं, और उसके बाद क्लास 11 में होते हैं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि इनकी 5 कौन कौन सी क्वालिटी हैं।
एक तो सबसे पहली क्वालिटी है इनकी जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, MHRD के अंडर में आते हैं, यानी कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग है। और दूसरी है कि ये अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए। और तीसरी है इसमें जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ग्रैंड होता है। और चौथी जो है वो इनका फ़ी स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ही नॉमिनल फ़ी लेते हैं। और जो पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एडमिशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एडुटेरा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।